नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2020 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम। आज का जो डेली 30 कार्यक्रम है, इसका टॉपिक मैं आपको बता दूं। ये टॉपिक है मात्रक या मापन। भौतिक विज्ञान में जो ये चैप्टर होता है, किसी भी छोटी से छोटी परीक्षा से लगाकर कोई भी बड़ी परीक्षा आप देने अगर जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी परीक्षा के लिए। वही चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और सिपाही भर्ती का एग्जाम भी आप दे रहे हैं, वनडे एग्जाम कोई दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। 25 क्वेश्चन इसका हम डिस्कस करेंगे और 5 क्वेश्चन आज करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के और भी प्रश्न मेरे पास थे, उनको हम कल कवर कर लेंगे, लेकिन ये 25 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करके इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि हर प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एक माइक्रोन बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है उसका तरीका देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न मुझे ये लगा। ये थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। वैसे एक माइक्रोन जो बराबर होता है वो बराबर होता है किसके? 10⁻⁻⁶ मीटर के। इतना अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर 10⁻⁻⁶ मीटर को मिलीमीटर में हम चेंज करें तो देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में सारा दिया तो मिलीमीटर में ही निकालना पड़ेगा। तो इसको हम गुणा कर देंगे 10⁻³ से। क्यों करेंगे? 10⁻³ मिलीमीटर से इसलिए करेंगे क्योंकि एक मीटर बराबर, यहां पर ये मीटर में था ना, तो एक मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो 10 की घात से कर देंगे 3 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिलीमीटर में। तो यहां बचा 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ मीटर जो बचा, इसको अगर हम, ये -3 बचा, अगर हम इसको सही बटे में कर लें तो 1/1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं मिलीमीटर। ठीक है ना, मिलीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेल कीजिए। एक तरफ मात्रक दिए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि कौन किसके मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है ये आपको सेट करना है। एम्पियर किसका मात्रक है? ऐसे वाट, वोल्ट और कैलोरी। देखिए यहां पर हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल, तो ए का तो हो जाएगा 3। एम्पियर धारा का मात्रक है, बी का 1। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का, तो ये 2 हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक है? ये हो जाएगा विभवांतर का, तो ये 4 हो जाएगा। और कैलोरी उष्मा का मात्रक है, ई का 5 हो जाएगा। कभी कभी 5 ऑप्शन देके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में भी ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी, और कई आयोग हैं जो ऐसा प्रयोग करते रहते हैं। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 ए ऑप्शन पे ये सेट हो जाएगा। ये मात्रक आप याद कर लीजिए, ये सारे मात्रक इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली का टारगेट सेट करिए कि इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी इतना कॉन्फिडेंस आप में आ पाएगा कि कोई भी एग्जाम आप पास कर लेंगे। और निश्चित मानिए, आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम आपका रुकने वाला नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस से निकलती है। रोज प्रैक्टिस करिए, आप निश्चित तौर पर पास होंगे किसी भी एग्जाम में। अगला भी जो प्रश्न है वो सुमेलित करने का है। वाट, वाट किसका मात्रक है? तो वाट मात्रक है शक्ति का, ए का 4 हो जाएगा। नॉट, नॉट जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक है? समुद्री जहाज की गति इससे नापी जाती है। और नॉटिकल मील ये नौ संचालन में प्रयुक्त होता है, 2। और कैलोरी उष्मा का मात्रक है 1। 4 3 2 1। ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, लगभग जो 25 प्रश्न यहां पर हैं तो यहां पे मान के चलिए कि लगभग आपको 17-18 प्रश्न नए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं कि इनको जरूर रखना चाहिए, तो वो ओल्ड ईयर से मैं खोजता हूं कि किस स्तर का पेपर यहां पर होता है, वो आपको दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको यहां पर सेट किया जाता है। 4 3 2 1 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। कैसी बिजली? जो उत्पादित की जाती है कि जो उपभोग की जाती है, जो बचत की जाती है? तो ये जो उत्पादित की जाती है उस बिजली को मापा जाता है मेगावाट से। ठीक है, एक मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। 10⁻6 वाट होता है एक मेगावाट में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा प्रश्न लगा।
है ना। ये देखिए यहां पर भी आपको अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, कैलकुलेट करना आता है, तो ये प्रश्न आप निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, है ना। यानी सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है, यही कहने का मतलब है ना। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पार्सेक किसका मात्रक है। कई लोगों को लग रहा होगा अरे ये सब प्रश्न मुझे आते हैं। बेशक आपको आते होंगे, लेकिन गलत हो सकते हैं, रिवाइज करके जाइए, और आगे प्रश्न तो 15-20 नए आपके लिए आ ही रहे हैं। पार्सेक जो इकाई है, जो सॉरी मात्रक है, वो किसका है, वो दूरी का मात्रक है। पार्सेक का संक्षिप्त जो फुल फॉर्म होता है वो पैरालैक्टिक सेकंड होता है। पैरा लैक्टिक सेकेंड, कहने का मतलब ये साल्ट में कहा जाता है पारसेक। यहां से पार ले लिया गया और यहां से सेक ले लिया गया, पारसेक इसको कह देते हैं। वैसे होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड का जो प्रयोग है वो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में होता है। और एक जो पारसेक होता है वो 3 × 10⁻16 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी एक पार्सेक अगर प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट किया जाए तो एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है, आज बीच में करंट अफेयर यहां पर सेट किया गया है। सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर की जो स्थापना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो यह मंत्रालय है गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय नदी गंगा पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन विधेयक 2018 पास किया गया था। इसमें गंगा में तटबंध, बंदरगाह और अस्थायी हाइड्रोलिक संरचना के निर्माण पर रोक लगा गई थी, पाबंदी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर की स्थापना का भी प्रावधान उसमें किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। यही प्रश्न है ये चर्चा में, इसीलिए ये पूछा गया। अगला प्रश्न है, निश्चय पोषण योजना का संबंध किस रोग से है। निश्चय पोषण योजना संबंधित है तपेदिक रोग से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2019 जारी की है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष तपेदिक के जो रोगी हैं उनमें 50,000 की संख्या कम हो गई है। 50,000 की संख्या कमी आना छोटी बात नहीं होती है। और वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निश्चय पोषण योजना चलाई जा रही है। इसी का परिणाम है कि ये रोगियों की संख्या में कमी आई है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वर्ष 2020 में आयोजित विश्व यकृत दिवस जो था, इसका जो थीम है वो देखिए, यानी कि 19 अप्रैल को जो कल मनाया गया, राइट्स न्यू वेव्स इन लीवर डायग्नोसिस, स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट, ये इसका थीम है। तो ये दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है, इसलिए सी इसका उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है। यानी कौन सी फसल उसमें शामिल है। टमाटर शामिल है, प्याज शामिल है, आलू शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी शामिल है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश में जो इसके मूल्य हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, और ये बेसिक नीड्स है। इनमें से कौन सी चीज है जो आपको नहीं चाहिए? बेसिक नीड्स है। टमाटर भी आपको चाहिए, प्याज भी चाहिए, आलू भी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से 18-19 के बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन योजना को शुरू किया गया था। और इस जो ऑपरेशन ग्रीन का संचालन है वो कौन करता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो करता है नॉफेड, NAFED, सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड का जो संघ नाफेड है वही करता है। मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने नहीं जारी किया, IMF में भी नहीं। सी ऑप्शन यहां पर सही है, OCEW। शॉर्ट फॉर्म देके कभी कभी ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये चर्चा में रहने वाले मुद्दे होते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर
CCEW का मतलब है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, और दूसरा है IISD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने मिलकर मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडी 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें 2017 और 2019 की सब्सिडी पे इसने तुलना की, कंपेयर किया, तो कहा कि इंडिया में 35% की गिरावट आई है सब्सिडी देने के मामले में, और इसमें तेल, गैस और इन क्षेत्रों को देखा जाए तो 65% की कमी आ गई है सब्सिडी के मामले में। टोटालिटी में तो 65, ऊर्जा सब्सिडी देखा जाए तो 35% की गिरावट आई है, लेकिन तेल गैस में देखा जाए तो 65% की और वृद्धि हो गई है। सॉरी, वो मैं गलत बोल गया था, वो वृद्धि हो गई है। 35% की इसमें गिरावट आई है और 65% की इसमें वृद्धि हो गई है तेल और गैस के मामले में। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की, बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। कैंडला मात्रक है, किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मूल राशि और मात्रक दिए हुए हैं। लंबाई मीटर, क्या सही है? बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी सही है। समय सेकंड, ये भी सही है। और विद्युत धारा एम्पियर, ये भी सही है। इसमें कोई गलत है? बिल्कुल नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी सारे सही भी दिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा गलत ही दिया रहता है और आप सोचे कि कुछ ना कुछ तो गलत होगा और उसको आप टिक कर दें कि गलत है। तो कभी कभी सही भी दिए रहते हैं, तो ये सारे के सारे सही हैं। मूल राशि मात्रक जो है वो है, और मूल राशि और मात्रक ये दिए हुए हैं। इसके अलावा ऐसे विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला हमने देखा ही। ऐसे पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मोल होता है। आगे प्रश्न आएगा, अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति है कौन सी? MKS, SI, CGS, FPS, कौन सी पद्धति जो है वो अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति है? तो ये है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का फुल फॉर्म, ये जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकृत है, और वर्तमान एसआई पद्धति को पूरे विश्व में, वर्तमान एसआई पद्धति को पूरे विश्व में अपनाया जाता है, पूरे विश्व में इसको माना जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें वही जो 7 यूनिट मेन है जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था इसके पहले वाले ऊपर वाले प्रश्न में, तो वही इसमें शामिल की जाती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पाउंड किसका मात्रक है? पाउंड से क्या मापा जाता है? तो पाउंड से मापा जाता है द्रव्यमान। जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वहां पर ये ज्यादा चलन में, हमारे यहाँ नहीं मापा जाता। हमारे यहाँ तो किलोग्राम में सब कुछ मापा जाता है, अधिकतर कुछ भी आप लेने जाएंगे तो पाउंड में न लेके किलोग्राम में लेते हैं। लेकिन मापन की जो FPS पद्धति है, FPS पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, एवं समय का मात्रक इसमें सेकंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? बताइए, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो आप जान जाएंगे, M फॉर मीटर होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या यह बात सही है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को नहीं, उसके गुणनफल को कहते हैं, है ना, अनुपात को नहीं कहते हैं। दोनों को, द्रव्यमान और वेग को गुणा करेंगे तो संवेग मिलेगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। और संवेग एक सदिश राशि है, ये बिल्कुल सही है, तो केवल दो सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए, सावधानी से आप पढ़ेंगे, आपका नॉलेज जितना है उसी में आप दुगना परफॉर्म करके आएंगे। जो ह्यूमन एरर करके आते हैं वो नहीं होगा। क्वेश्चन जहां समझ में ना आए वहां 2 बार पढ़िए, जहां क्वेश्चन बहुत सरल लगे वहां पर भी 2 बार पढ़िए, और जहां पे कठिन लगे तो वहां पर 3 बार 4 बार पढ़ के उसका उत्तर निकालिए। बस ये ध्यान रखना है कि पूरा पेपर भी आपको पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 मिनट 4 मिनट नहीं गंवा देने हैं। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जो आप में पावर होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की पावर या शक्ति कहलाती है। कार्य एवं समय के अनुपात को ही शक्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड ये होता है। 1 मिनट, ये रिवर्स का मतलब ये होता है, इसमें जो PDF रीडर है ये उल्टा कर देता है सारे क्वेश्चन को।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जूल पर सेकंड होता है इसका मात्रक, और ऐसे वाट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या ये बात सही है? लगभग ये मिलता जुलता दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर अगर दिया होता मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर दिया होता तो ये सही हो जाता, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान को अगर हम आयतन से भाग देंगे, यानी कि द्रव्यमान और बटे घनत्व, क्या आपको पता है? सॉरी, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? तो ये बराबर होता है घनत्व के। यही प्रश्न था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जूल किसका मात्रक है? अभी हमने देखा है, तो जूल मात्रक है किसका? कार्य का। किसका मात्रक है? कार्य का। और अगर जूल प्रति हम क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, तो वो मात्रक शक्ति का हो जाएगा। तो जूल मात्रक है कार्य का। एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को क्या कहते हैं? ऐसी परिभाषा क्या आपने पढ़ी है पहले? अगर नहीं पढ़ी है तो इसको जान लीजिए, यह व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा दी हुई है। एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर जो मात्रक प्राप्त करते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर गुणे मीटर बराबर वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो ऐसे निकाल लिए हम ना। ऐसे आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इससे निकाल लेंगे, इससे बना लेंगे हम। तो ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वे भौतिक राशियां जिनके निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती है। क्या यह बात सही है? मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो जो है वो है ही है, साथ साथ में दिशा भी होती है। तो जब साथ में दिशा हो जाएगी तो अदिश नहीं होगी, वो सदिश होगी। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, विभव ऊर्जा एक सदिश राशि है। तो विभव ऊर्जा तो एक सदिश राशि नहीं है, विभव ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आ गई? जहां पर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो सदिश राशि होते हैं। जैसे वेग है, विस्थापन है, संवेग है, बल है, और विभव ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव ऊर्जा एक अदिश राशि है, और यहां पर सदिश दिया था इसलिए ये भी गलत हो गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? बताइए, कौन सी अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश ही है। अगर आप ये बता दें कि सदिश कौन सी है इन चारों में से, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो यहां पर सदिश संवेग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो है चाल, विद्युत धारा, देखो चाल दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। और यहां पे सेट करना था उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत सेट हुआ है। उपयुक्त में से जो कोई नहीं एक ऑप्शन होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। वो भी उत्तर हो सकता है, एक चौथाई उम्मीद है, इसलिए आपको वहां पे ध्यान ज्यादा देने की जरूरत होती है। तो ये ध्यान रखिए, अदिश राशि नहीं है कौन सी, तो ये संवेग है, क्योंकि ये सदिश है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन की मोटाई मापने वाली इकाई है? किससे मापते हैं? तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिया है बी पे, डॉप्सन। डॉप्सन जो है ये यूनिट होती है जिससे हम ओजोन की परत को मापते हैं, उसकी मोटाई को मापते हैं। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। अगर एक डाप्सन बोला जा रहा है तो 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त कर रही है। और एक डाप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। इतना आप डीप में मत जाइए भाई, इतना ध्यान रखिए कि एक डाप्सन इकाई ताप और दाब, मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रो यूनिट, 10 10 माइक्रो यूनिट, तो 10 जो माइक्रो यूनिट है, इस माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब यूनिट क्या, माइक्रोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। क्यूसेक बाइट रिक्टर बार ये दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है कि ये क्या मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है प्रवाह की दर। बाइट से क्या मापा जाता है? आपको ये पता होगा, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, बिट्स बाइट जो आप पढ़ते हैं।
और रिक्टर ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और बार से दाब। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? यहां पे जो चार दिए हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी उत्तर दे देते हैं कि न्यूनतम इकाई आपने कुछ रटा था और वही मार दिया, वही ठीक कर दिया। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो चार ऑप्शन दिए होते हैं उन्हीं में से सब कुछ चूज करना होता है। न्यूनतम अगर पूछ रहा है तो इन चारों में से न्यूनतम क्या है, तो इन चारों में आप चेक करिए, तो फर्मी मीटर जो है वो सबसे न्यूनतम इकाई हो जाएगी। न्यूनतम का एक मतलब सबसे छोटी इकाई। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्राम के में क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर। और माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसके ऊपर माइनस की पावर ज्यादा होगी, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तेल का जो एक बैरल होता है, अगर लीटर में आपसे पूछा जाए तो 158.9873 लीटर के बराबर होता है। यहां पे लगभग पूछ रहा है तो 159 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले बैरल में मापी जाती थी तेल की मात्रा, और अब इसे घन मीटर में, क्यूबिक मीटर्स में मापते हैं, तो ये बैरल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दाब किससे नापते हैं? पारिस्थितिक दाब नापते हैं बार से। किससे मापते हैं? बार से। वायुमंडलीय दाब का जो ये मात्रक है वो बार है। 10⁵ न्यूटन मीटर की ये, न्यूटन प्रति मीटर के समतुल्य ये होता है। ठीक है, और एसआई मात्रक अगर हम देखें तो इसका पास्कल होता है। पास्कल से भी हम यही नापते हैं, दबाव नापते हैं, ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। पिको 10⁻⁻12 ग्राम, मिली 10⁻⁻3 ग्राम, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9। ऐसे एक होता है फैम्टोग्राम, फैम्टो 10⁻⁻15 होता है। ये जो दिया है ये 15 है, और ये जो दिया हुआ है -9 वाला ये नैनोग्राम हो गया, और जो -6 वाला दिया हुआ है ये हो गया माइक्रोग्राम। यहां पूछा जा रहा है पिकोग्राम, तो पिको जो होता है वो -12 होता है। ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है 10⁻⁻12। ऐसा तरीका भी होता है लिखने का। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी मर्जी हो तो। आप इसको लाइक करें, आपने इसको इतना पसंद किया है, आप इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं आईएएस प्रेप फैमिली का। प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपकी होगी। डेली 30 कार्यक्रम के अंतर्गत जो संडे को टेस्ट होता है वो टेस्ट कल पब्लिश हो गया था। आज रात 12 बजे तक वो रहेगा, वो फिर समाप्त हो जाएगा। उसमें जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया उनमें टॉप 10 रैंक जारी किया जा चुका है, और कम्युनिटी पोस्ट पे वो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। लगभग 200 से ऊपर लोगों ने अभी तक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। और आप लोग कोशिश किया कीजिए जब टेस्ट पब्लिश हो उसके 3 4 घंटे के अंतर्गत ईमानदारी के साथ टेस्ट दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।